बहुत स्वागत आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ और हमारे साथ चारों मेहमान हैं स्टूडियो में। समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1366 दिन हो चुके हैं। इस बीच शायद ये युद्ध अपने खत्म होने की ओर अब आने वाले कुछ दिनों में बढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूसी अधिकारियों के साथ मिलकर, ये इंपॉर्टेंट है, रूसी अधिकारियों के साथ मिलकर 28 पॉइंट्स का एक शांति प्रस्ताव तैयार किया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये ड्राफ्ट एक ऐसे वक्त में आया है जब रूस ने बहुत जबरदस्त तरीके से हमले तेज कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। वहां के ऊर्जा ढांचे पर वो हमले कर रहा है और यूक्रेन जो है वो कड़ाके की सर्दी में और अंधेरे में डूबा हुआ है। रूस और अमेरिकी अधिकारियों ने मिलकर इस ड्राफ्ट को बनाया है। हालांकि ड्राफ्ट साफ साफ यह दिखाता है कि रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ चीजों पर पीछे हटना होगा। इस योजना को स्वीकार करना लेकिन खासकर ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल भरा होगा, क्योंकि इसमें यूक्रेन के कुछ हिस्सों को रूस को दिए जाने की बात कही गई है। इसमें क्रिमिया को और पूर्वी यूक्रेन के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 पॉइंट्स वाली योजना में क्रिमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाएगी। मतलब यह हिस्सा रूस के सुपुर्द कर दिया जाएगा और दुनिया और खासकर अमेरिका इसको स्वीकार करेगा कि यह रूस का हिस्सा हो गया है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि कीव पर राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना को मानने का बहुत ज्यादा दबाव है। ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी किया है कि इसको लेकर उनकी बातचीत ट्रंप से अब कुछ दिनों में होगी। ट्रंप प्रशासन ये कह रहा है कि ये हमने मॉस्को के साथ मिलकर यह मसौदा बनाया है और ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को आधिकारिक तौर पर यह पीस प्लान दे दिया है। इस प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को पूर्वी डोनबास में अपने नियंत्रण वाली जमीन छोड़नी होगी, अपने सैन्य बलों को आधा करना होगा। कुछ बहुत अहम हथियार, घातक हथियार, वो भी यूक्रेन को उसके रखने की अनुमति नहीं होगी। और ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने यह भी कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर ड्राफ्ट मिल गया और अमेरिकी आंकलन के अनुसार उन्हें डिप्लोमेसी को मजबूत करने में ये जो ड्राफ्ट मिला है ये उसकी मदद कर सकता है। इसमें और भी कुछ शर्तें हैं, जैसे उनको रूसी भाषा को मान्यता देनी होगी और जो 2013 में जो क्रिमिया ले लिया था रूस ने, उस पर अब अमेरिका जो है उसको भी मान्यता देगा, लेकिन यूक्रेन अपने नक्शे में इन चीजों को दिखा सकता है। साहब ये भी डील गजबी है। $100 अरब भी मिलेगा सर, $100 अरब भी दिया जाएगा पुनर्निर्माण को दिया जाएगा। रूस की जो प्रॉपर्टीज जब्त की है उसमें से $100 अरब यूक्रेन को रिडेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। जो फ्रीज किया हुआ है, हाँ, जो फ्रीज किया उसमें से किया हुआ है। लेकिन बहुत मुश्किल है अगर ये बात ज़ेलेंस्की मान लेते, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि उसको मानना पड़ेगा। और अमेरिका भी कुछ दिन पहले ही घातक मिसाइल, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, वो रूस पर अटैक करने के लिए उसकी परमिशन भी अमेरिका देता है। तो अमेरिका एक तरफ युद्ध बढ़ाने के लिए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और एक तरफ 20 सूत्रीय एक पीस फार्मूला यूक्रेन को दे रहे हैं कि भाई आप इसे मान लो और युद्ध रोक लो। ये भी है इसमें 20% 22% जमीन 25 पश्चिमी देशों से मिलने वाली सारी लंबी दूरी की मिसाइलें बंद हो जाएंगी, सेना आधी करनी पड़ेगी और यूक्रेन की धरती पर किसी विदेशी सैनिक की कोई मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। रूसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना। एक चीज और है इसमें, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थानीय शाखा को मान्यता देनी होगी। वहां पर उनका रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का कुछ वहां पर होगा, रूस का और यूक्रेन के बीच में चल रहा होगा। ये सब बात और ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जमीन छोड़ना ये बहुत मुश्किल होगा कि 20-22% अगर वो छोड़ता है जमीन तो यूक्रेन के अंदर तो रिवॉल्ट होगा। नहीं मतलब ज़ेलेंस्की देश में कैसे रह पाएंगे? देश की जनता कहेगी ना, जिस चीज के लिए आप लड़े, अपनी जमीन का 1 इंच हम छोड़ना नहीं चाहते और आप 20% जमीन दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबल होगा नहीं। आप क्या स्वीकार करेंगे इस मामले को? इससे तो ऐसा लगता है कि ये सब ज़ेलेंस्की की विदाई की तैयारी की बिल्कुल। ये उसमें एक और भी शर्त है कि 100 दिन के अंदर जो है वो आपको इलेक्शन कराना होगा। इसका मतलब कि ज़ेलेंस्की की विदाई जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल एजेंडे पे है। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती है कि ये तो है कि जैसे हम रिवॉर्ड कर रहे हैं उनको जो है वो एक ढंग से पुरस्कृत कर रहे हैं कि जो रसिया ने किया है यूक्रेन के अंदर। अच्छा, आप क्रिमिया पर जो है वो लीगल अथॉरिटी तो पहले से है, बाकी और पर जिस पर अभी कब्जा कर लिया है उसको कह रहा है कि वो रसिया का हिस्सा रहेगा, लेकिन लीगल राइट जो है वो यूक्रेन का रहेगा। यानी कि एक डिफैक्टो और डिज्यूरे दो तरीके होते हैं। डिफैक्टो तो जो है वो तो रहेगा, वही रहेगा। डिज्यूरे जो है वो यूक्रेन ही रहेगा, उसी का हिस्सा रहेगा, लेकिन डिफैक्टो उसका शासन किसका रहेगा? तो रसिया का रहेगा। वो तो मैं कह रहा हूं केवल नक्शे में दिखा सकता है। ये मजेदार बात है। ये बड़ा बदलाव क्या हुआ? जी
कह रहा हूँ इसमें आप देख नहीं रहे, एक बारीक पॉइंट क्या है, बड़ा बदलाव हुआ है। पहले यूक्रेन को लेकर, रशिया को लेकर अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा, शांति प्रस्ताव रखा, जिसको वहाँ पर चर्चा भी हुई, उस पर ट्रंप साहब ने अपनी वाहवाही भी कर ली। उसके बाद यूएन में जो बात कही, इसके साथ रूस ने अपना एक अलग प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि ये वाला नहीं मानेंगे हम, रूस का भी एक शांति प्रस्ताव आया जो यूएन के पास गया। अब उन दोनों के बीच से निकलकर ये प्रस्ताव आया, इसमें रशिया भी शामिल है। इसको, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि रशिया इसमें शामिल है और अमेरिका जो है यूक्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे। तो वो 28 पॉइंट पर, तो यदि ये दोनों लोग जाते हैं तो मुझे लगता है इससे रास्ता निकलेगा और जेलेंस्की साहब की विदाई तो तय ही है। इसके बाद वो सम्मान के साथ होगी। यदि वो इलेक्शंस और उस तरह से हो जाएगा तो बेहतर है, नहीं तो उन पर बहुत सारे करप्शन चार्जेस। आपको लग रहा है कि ये फाइनली एक्सेप्ट हो जाने वाला फॉर्मूला लग रहा है? इसमें से कुछ कम ज्यादा और हो जाएगा। देखिए, कोई भी समझौता होता है तो दोनों को पीछे हटना ही होता है। रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। हाँ, क्योंकि ये एक बड़ा स्टेप है, बड़ा। जेलेंस्की के लिए यूक्रेन में रहना मुश्किल होगा, 20% जमीन छोड़ के। सर, जंग रुकनी ज्यादा जरूरी है ना, एक आदमी से ज्यादा है कि जंग रुक के ज्यादा। अब आगे आप देखिए साहब कि जो चूरन बेचा ट्रंप ने पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान कह रहा है मैं उस चूरन की फैक्ट्री खोलूंगा। यही हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप ने थोड़ा सा उकसावा दे दिया और पाकिस्तान पर जुनून सवार हो गया। ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल भंडार होने का दावा कर दिया और पाकिस्तान अब अपने अरब सागर में तेल और गैस की खोज में जुट गया है। वो 25 तेल के कुएं खोदेगा और एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। वो वहाँ की कंपनी है पीपीएल, सरकारी कंपनी। उसके जनरल मैनेजर ने ये बताया है कि जो आइलैंड है ये समंदर के पानी की सतह से 6 फीट ऊंचा होगा, ताकि ऊंची समुद्री लहरें जो हैं ड्रिलिंग में रुकावट पैदा ना करें। आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण अगले साल फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है और आइलैंड तैयार होने के तुरंत बाद काम, जो तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग का काम है, वो शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए समंदर में मिट्टी, रेत और अन्य सामग्री डालकर जमीन बनाना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नया काम है। दुनिया के देशों में हालांकि पहले इस तरीके के काम होते रहे, यूएई ने तो बहुत किया है, बहुत सारा और अब पाकिस्तान ने यह फैसला ट्रंप के समर्थन के बाद किया, क्योंकि ट्रंप ने जुलाई में ऐलान किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में बड़े तेल भंडार विकसित करेंगे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हो सकता है एक दिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान से तेल खरीदे। अब सवाल आप पूछेंगे कि वहां क्या एक्चुअली वहां पर तेल है? पाकिस्तान अभी विश्व में कच्चे तेल भंडार में 50वें स्थान पर आता है। 80% अपना तेल वो इंपोर्ट करता है, हमारी तरह। रीजन तो एक ही है, तो उसके पास भी अभी ऐसी कोई प्रामाणिक कोई खोज हो गई हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये रिसर्च पूरी करने के लिए उसको 42,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कहां से लाएगा वो 42,000 करोड़ रुपए? और इस काम में भी 4 से 5 साल लगेंगे। और रिसर्च काम, ये तो पैसा केवल रिसर्च का बता रहा हूं आपको। कामयाब हो गए तो फिर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बहुत सारा पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा। अब ये दावा किया जाता है कि पिछले साल सितंबर में वो कुछ देशों के साथ मिलकर वहां कुछ खोज कर रहा था, तो उनको लगा कि हमें एक बड़ा तेल का भंडार मिल गया है। उनके अखबार डॉन ने तो ये तक दावा किया था कि 3 साल का सर्वे हुआ था और उसके मुताबिक पाकिस्तान के इस इलाके के अंदर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो सकता है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा। लेकिन ऐसी खोजें हमने भी बहुत की हैं त्रिपाठी जी, भारत ने भी बहुत की हैं, और हमने इनसे ज़्यादा ईमानदार प्रयास किया होगा और शिद्दत से ही प्रयास किया होगा। अभी तक तो हम भी कामयाब नहीं हुए। नहीं, हमने तो केजी बेसिन में और दूसरी जगहों पर हमने खोजा भी है, उतनी मात्रा में भले नहीं मिला, हमने तो एक्सट्रैक्ट भी किया है, रिफाइन भी किया है, लेकिन इतना आसान नहीं। हम तो डीप सी भी खोज के आ गए, रिलायंस ने खोजा, जो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी एक चिंता आज हो गई। अब सौरभ शर्मा पढ़ रहे हैं खबर, इंडिया टीवी पर दिख रहा है, पाकिस्तानी इसी का स्क्रीनशॉट निकालेंगे और फिर दुनिया भर में बेचेंगे कि भारत देखो कह रहा है, इसका मतलब कि नहीं, विश्वसनीयता हो गई ना कि आइलैंड बना रहा है वो, आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर आपने पूछा कि वो 42,000 करोड़ मिलेगा, लाएगा कहां से? अरे भीख मांगा है तो भीख मांग के लाएगा, और कहां से लाएगा? मतलब ये भी सवाल थोड़ा सा अजीब है कि कहां से लाएगा। भाई उसको लाना होता है ना, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने आप ही खबर कई बार पढ़ते हैं ना कि वो फलाना ट्रैफिक सिग्नल पे था, इतने समय बाद इतना मिल गया। आजकल वो उसी अंदाज में है, उसकी भीख भी बड़ी बड़ी है, मिलियन बिलियन डॉलर में मिल रही है IMF से। और वो ट्रंप और ट्रंप के रिश्तेदारों के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए किया है
कि चलो ये दिखा दो, वो लोगों से कहता होगा चलो ठीक है भाई कर्जा थोड़ा और ले लो, थोड़ा और पैसा लगा दो, अभी आएगा तो चुका देंगे, आएगा तो चुका देंगे, उस टाइप के अंदाज में है। लेकिन देखिए अभी तक जो स्थिति है उस पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पाकिस्तान की कोई स्थिति इससे सुधरे। न तो कोई ऐसे रेयर अर्थ मिनरल मिले हैं और न ही किसी तरह का ऑयल का कोई दूर दूर तक अभी कोई प्रमाण नहीं है। और पाकिस्तान वो करने की अगर स्थिति में होता तो चीन वहां पिछले 20 सालों से यही काम कर रहा है, इसको आप समझिए। चीन ने तो बाकायदा सर्विलांस सिटी बना रखी है, ये पूरा जो इसका ग्वादर पोर्ट से लेकर पूरा जो इलाका है जो सीपीईसी वाला है, अभी वहां कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। क्या है मैं आपको बताऊं, मुझे जो लगता है ये है, ये ढूंढते शॉर्टकट टू सक्सेस। ये शॉर्टकट सी तो है कि एक जगह हमें कुछ मिल जाए ऐसा कि हमारी जो है फिर पुश्तों का काम हो जाए। हाँ। वैसे मुझे आइडिया था, लेकिन मैं उसको रिसर्च के तौर पे देख रहा था कि 5% प्रोबेबिलिटी है सक्सेस रेट की रिसर्च के बाद। 5% है ना। और ये इंडिया बेसिन जो मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो मिला हुआ है 5 to 10% है। और उसमें भी जो ऑयल वेल यदि आपके मिल जाते हैं 5 to 10% सक्सेस प्रोबेबिलिटी के बाद भी, तो उसमें से कितना निकलेगा वो अलग प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज है। तो सक्सेस रेट 5% है रिसर्च की, 42,000 करोड़ के 5% प्रोबेबिलिटी। और वो जो मतलब वो कितना ईमानदारी से होता है, कैसे होता है, वो अलग इशू है। हाँ ठीक है। नहीं, ये जब सीपेक बना था ना तो इनके लोग विश्लेषक टीवी पे बैठ के दावे करते थे, अरे हमारे यहाँ नालियों में डॉलर बहेंगे, एक बार सीपेक शुरू हो जाने दो। बिल्कुल सीपेक शुरू तो हो गया, खत्म नहीं हो पाया आज तक, कहानी बन ही नहीं पाया। और उसपे जो है ना, जैसे अंग्रेज कहा करते थे सर वो प्रोजेक्ट छोड़ पाकिस्तान में दिया उस पे अलाउड नहीं है। सर पाकिस्तान ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया, सूटकेस में कुछ ले गए थे लाल पत्थर दिखाने के लिए कि हमारे वो भी है, वो भी चल अरे रहा वो है। हमारे यहाँ का एक सांगुर टाइप था, वो नग लेके दे आया था। सुनिए आगे सुनिए, ये तेल के कुएं खोदेगा पाकिस्तान, हालत क्या है। अफगानिस्तान ने इनसे व्यापार बंद कर दिया, पाकिस्तान का दवा का एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल 80% गिर गया। पाकिस्तान के दवा विक्रेता ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तानी दवाओं के इंपोर्ट पर जो रोक लगा दी है अफगानिस्तान ने, 80% हमारा तो बिजनेस ही खत्म हो गया। ये कह रहे हैं कि पहले अफगानिस्तान को हर दिन हम लगभग 15 कंटेनर दवाइयां भेजते थे, अब ये जीरो हो गया है, जीरो। अफगानिस्तान अब ईरान से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और भारत, कमी थोड़ी है। उनका ट्रेड मिनिस्टर तो यहाँ आए हुए हैं, वो तो ट्रेड फेयर घूम रहे थे। भारत तो बहुत फार्मा में हमसे बड़ा उनको और कौन मिलेगा, हम तो पूरी दुनिया की फार्मेसी हैं। तो उन्होंने जो है ये तालिबान को ये सोच रहे थे कि तालिबान क्या है, ये चप्पल पहन के लड़ने वाले लोग हैं, कैलाशनिकोव राइफल टांग के, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, ये बिगाड़ लिया उन्होंने। गरीब से देश ने कहा कि तुमसे हमें व्यापार ही नहीं करना, जाओ। और अब पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ गई, मतलब एक सेगमेंट ही पूरा बैठ गया व्यापार का। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर होता है, ये हालत है। अगर इस पर बयान है हमारे पास तो हम दिखा सकते हैं। इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बाद शहरी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे फैजान राजा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के एक इतवार बाजार में। अगर बात की जाए अंगूर फलों के रेट की, जो है अंगूर हो गया, अनार हो गया, इसी तरह सेब जो है वो दुगने रेट पे यहाँ पे फोक किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे ग्राहक हैं, लोग हैं, उनको वो बहुत परेशान दिखाई दिए, जिनका कहना था कि सब्जी और फ्रूटों में जो है रेट बढ़ चुके हैं, जिसके बाद उनकी जो है कुव्वत खरीद से जो है वो तजावज़ कर चुके हैं। जहाँ पे इंतजामिया को चाहिए कि उस पर जो है वो फौरी एक्शन ले और कमेटी तश्कील दे, जिसके बाद जो रेट जो है इनकी कम हो। अगर बात की जाए अंगूर के रेट की, तो अंगूर का जो रेट है वो भी दोगुना हो चुका है। अनार 680 रुपये फी किलो के हिसाब से फोक करने का यहाँ पे लिस्टें अवेजा की गई हैं दुकानदारों को कहना, जबकि उनको 1000 रुपये फी किलो के हिसाब से मंडी से मिल रहा है। और सब्जी में जो है वो टमाटर जो है वो 110 रुपये फी किलो के हिसाब से फोक करने का कहा गया है, लेकिन मंडी से जो है उनको 140 रुपये फी किलो के हिसाब से पड़ रहा है। और जबकि जो चीनी का रेट है वो भी जो है मार्केटों में तकरीबन 170 या 175 रुपये फी किलो के हिसाब से मिल रही है। कुछ चीजें महंगी होने के बायस जो है उनको जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। चलिए बयान चल तो गलती से गया लेकिन सही चल गया। ये दूसरी प्रॉब्लम महंगाई, ये तेल ढूंढने से पहले महंगाई को काबू में करें। और ये भी अफगानिस्तान
से लड़ाई का ही साइड इफेक्ट है कि आटे दाल का भी भाव जो है महंगाई वो से- पाकिस्तान को समझ में आया गया। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि पाकिस्तान की आम जनता का तेल निकला हुआ है इस महंगाई से, और वो तेल ढूंढने निकल रहे हैं कि हम 42,000 रुपया खर्च करके तेल निकालेंगे। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को देखना चाहिए कि अफगानिस्तान से आपका व्यापार बंद हो गया है, टमाटर 600 रुपए किलो मिल रहे हैं, आपके यहाँ फल सब्जी आपके मिल रही, दाल आटी लोग गरीबों को खरीदना मुश्किल हो गया है, आप वो बेसिक जरूरतें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप तेल के कुएं ढूंढने निकल रहे हो। और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है कि भाई आपसे व्यापार नहीं करेंगे हम, और भारत के साथ और तमाम देशों के साथ जिस तरीके से अफगानिस्तान ने व्यापार कर लिया है, तो पाकिस्तान तो अब क्या करेगा? वो भारत ने पानी बंद कर दिया, भारत से बाकी व्यापार भी बंद है, अफगानिस्तान से बंद हो गया है, तमाम तरीके से तकलीफें। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनता के लिए अब तो खाने की स्थिति नहीं, भूखमरी की हालत पाकिस्तान में उत्पन्न हो गई है। अभी डेटा पे अभी ढूंढता मैं आपको बताता, अभी इन्होंने एक वो अनुपूरक बजट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? सप्लीमेंट्री बजट पास करके कितने अरब डॉलर अपनी सेना को दिए। सेना के लिए सप्लीमेंट्री बजट पास किया। सेना बिजनेस करती है सर, पाकिस्तान की सेना तो तमाम सबसे ज्यादा जो बजट का हिस्सा बढ़ा है वो डिफेंस के लिए। तो ये सब ये पाकिस्तान की जनता देखिए ना कि इनका पैसा जा कहां रहा है। अब एक खबर जो मैं आपको 3 दिन से बताना चाह रहा था, आज टाइम मिला है तो बता रहा हूं आपको, लेकिन दुनिया की इंपॉर्टेंट खबर है। ब्रिटेन की लेबर सरकार ने अपने शरणार्थी कानूनों को बहुत सख्त बनाने का फैसला किया है। ये पहली लाइन में ही एक अंतर्विरोध है। ये लेबर सरकार है, मतलब लिबरल सरकार है। ये वो सरकार है जो कभी शासन में रही होगी पहले, तो ये लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी बनी होगी, और अब वही पार्टी की सरकार इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त करती जा रही है। देश में बढ़ते दक्षिणपंथी प्रभाव को और इलीगल इमिग्रेंट्स और लीगल इमिग्रेंट्स भी, उनकी वजह से जो उनके देश में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके खिलाफ, उससे मजबूर होकर उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। ब्रिटेन की सरकार देश की शरणार्थी नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई नीति के तहत किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले शरणार्थी का दर्जा अब बिल्कुल तुरंत नहीं मिल जाएगा। ये अस्थायी दर्जा रहेगा। कब तक? 20 साल तक। ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद, इन्होंने कहा कि वक्त वक्त पर शरणार्थियों के शरणार्थी दर्जे की समीक्षा भी की जाएगी, हर 2.5 साल पर। सरकार ने कहा कि अगर किसी भी शरणार्थी का देश मतलब जहां से वो यहां आया है, उसे अगर अब हम मानते हैं कि ये उसके लिए सुरक्षित है तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। ये नहीं कि वो कुछ अभी असुरक्षित महसूस कर रहा था, आ गया तो अब यहीं रहेगा, तुम्हारे देश में हालत ठीक हो गई वापस चले जाओ, फिर उसका शरणार्थी दर्जा वापस लिया जा सकता है। हर 2.5 साल में शरणार्थियों की स्थिति की इसलिए समीक्षा की जाएगी ताकि ये तय किया जाए कि अभी ये ब्रिटेन में रहने के लिए पात्र व्यक्ति है या नहीं है। यह भी साफ किया कि किसी व्यक्ति को ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने की अनुमति मिलने में 20 साल मिनिमम लगेंगे। अभी से 4 गुना ज्यादा इंतजार। अभी 5 साल में मिल जाता है उनको शरणार्थी का दर्जा। अब कहा कि अब 20 साल में हम आपको शरणार्थी का दर्जा देंगे। अब ये वजह, ये तस्वीरें जो आप इस वक्त वहां पर देख रहे हैं, ये वहां जो राइट विंग है वो अब इमिग्रेंट से इतना परेशान हो गया है कि उसने सरकार की कुर्सी हिला के रख दी। इतने बड़े पैमाने पर अभी वहां पर प्रदर्शन हुए थे। और इतना ही नहीं है, वो कैसी मेहमान नवाजी करते हैं शरणार्थियों की ब्रिटेन में, आपको मालूम है? कोई शरणार्थी आ जाए तो उसको फ्री में होटल में रहने को मिलता है, ऑब्वियसली खाना फ्री मिलता है, उसको सुरक्षा तक दी जाती है अगर उसको जरूरत है तो। रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम सरकार करेगी। अब यह सब कुछ भी सरकार नहीं देगी। अगर उनमें से कोई भी आदमी काम करने लायक है, नौकरी करने लायक है, तो वो नौकरी करे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सरकार की तरफ से कोई और सुविधा नहीं दी जाएगी। मैं तो प्रोफेसर साहब हैरान रह गया जब मैंने देखा कि ये माइग्रेंट्स के लिए इतना कुछ करती है ब्रिटेन की सरकार। नहीं, बिल्कुल ब्रिटेन की ही सरकार नहीं, जर्मनी की सरकार भी करती है। यूरोप के अंदर उनको बड़ा, जैसे हम अपने यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं ना, बांग्लादेश से आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स कर देते हैं हम लोग। वो इन्फिल्ट्रेटर शब्द का प्रयोग इसे वर्जित मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत शब्द का प्रयोग है, शरणार्थी हैं, तो ये उस शब्द के प्रयोग करने से भी बचते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 10, आज की बात नहीं है, पिछले 10 साल 15 साल से चल रहा है कि जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं वो अपने वीजा रूल्स को टफ कर रहे हैं, वो इमिग्रेशन पॉलिसी को बदल रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि अफ्रीकन कंट्रीज से, एशिया से जो माइग्रेट करके पॉपुलेशन है, वहाँ की पूरी कई जगहों की डेमोग्राफी बदल दी है। अब यदि आप बर्मिंघम में आप चले जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ, आप तो लगेगा कि आप साउथ एशिया में आकर के खड़े हो गए हैं। और आप लेबर सरकार कर रही है ये। लेबर सरकार सोशलिस्ट सरकार होती थी। मैं कह रहा हूँ वो बड़ा, जैसे आप अमेरिका के अंदर आप बाइडेन की सरकार आप देख रहे हैं,
जो डेमोक्रेट्स हैं वो लगभग वही पॉलिसी प्ले करते हैं जो यहाँ पर सोशलिस्ट सरकार लेबर पार्टी करती है यहाँ पर, और लेबर पार्टी की सरकार रही है और बड़ा ये डोमिनेंट पावरफुल। सर एक देश की बड़ी खबर जो आ जाएगी उस पर हम लोग चर्चा कर लें। एक लाइन सिर्फ बोल दूं, ये जो शबाना महमूद जी हैं, इनके माता पिता जो अवैध कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने ना, मीरपुर की है। मीरपुर की है, अच्छा 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 अच्छा। जरा एक आज देश की बड़ी खबर आप सबने अखबार में तो पढ़ी ली होगी, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। मामला ये था कि इसी साल एक सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ये आदेश दिया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति उनको 3 महीने की अवधि में किसी भी राज्य से दिए गए बिल पर फैसला लेना होगा। 3 महीने से ज्यादा वो उस बिल को रोक कर नहीं रख सकते। मामला तमिलनाडु का था, जहां पर कई महीनों से वहां के गवर्नर ने बिलों को रोका हुआ था, उस पर उन्होंने फैसला दिया था। अब ये इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ने यह पूछा कि जब संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मुझे यह फैसला या किसी को राज्यपाल या राष्ट्रपति को फैसला 3 महीने में लेना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट यह अवधि तय कर सकता है? उसके जवाब में एक बड़ी बेंच ने यह फैसला दिया है, अपने सुप्रीम पुरानी बेंच के फैसले को पलट दिया है और कहा कि कोई समय अवधि नहीं दी जा सकती। यह बड़ी बात है। इसमें उन्होंने यह कहा है कि राज्यपाल के पास अपनी शक्तियां हैं और राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझाव से बंधा हुआ भी नहीं है, वो बिल्कुल उससे बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं, या तो मंजूरी दे दे, या राष्ट्रपति को भेज दे, या फिर वो विधानमंडल को अपनी टिप्पणियों के साथ बिल को वापस कर दे। राज्यपाल को परामर्श की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और विधेयक अगर दोबारा उनके पास भेजा जाता है तो या तो सहमति दे दें या फिर राष्ट्रपति को भेज दें। और फिर आगे उन्होंने ये कहा है कि अगर तब भी मैटर हल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बगैर कोई उसके मेरिट पर टिप्पणी किए कोई लिमिटेड आदेश दे सकता है। सर ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और इसको पूरा पढ़े। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है जी, 5 जजेस की बेंच का फैसला है, जो 2 जजेस के मुकाबले में, और आज जो हमारे CJI हैं उनका आखिरी दिन है, उससे पहले उन्होंने ये फैसला दिया है गवाई साहब ने, जस्टिस BR गवाई की। और महत्वपूर्ण है, यदि आपको ध्यान हो कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने इस पर सबसे पहले इशू उठाया था कि जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ये इशू वहाँ से आया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ, प्रेसिडेंट ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे। मतलब पूछने का मतलब कि वो जानकारी जो एडवाइस मांगते, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट राय दे, तो उसमें उन्होंने अपना फैसला पलट दिया और कहा कि भाई संसद की सुप्रीमेसी को, ये बहुत अच्छी बात है। मैं उसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने पूरा इसको बहुत डिटेल में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीमेसी है उसको ध्यान रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने उस पर रहे दायरे में और पार्लियामेंट अपने दायरे में रहे। और उन्होंने कहा कि ये देना नहीं चाहिए अधिकार कि उसको 3 महीने की लिमिट, लेकिन जो मूल मुद्दा था उसका क्या होगा कि भाई राज्यपाल बिल पर फैसला ही नहीं कर रहे थे, तो अब क्या होगा? नहीं, तो अब उन्होंने कहा कि यदि बहुत कोई ऐसा जरूरी हो जाए तो वो इंटरवीन कर सकते हैं एक लिमिटेड उसमें। देखिए किसी न किसी का अधिकार। एक बहुत बड़ी अच्छी डिबेट हुई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कहा गया सरकार की तरफ से था या क्या, तो वो सवाल एक महत्वपूर्ण हुआ कि ये आपने कहा कि गवर्नर साहब नहीं कर रहे, तो आपने इसको स्वीकार मान लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में 5 साल कोई फैसला नहीं होता, तो उसको वो मान लिया कि भाई ये बड़ी गजब बात हुई थी। पुराने फैसले में ये था कि 10 बिल जो पास नहीं, जो जिन पर फैसला नहीं किया था गवर्नर साहब ने, उन सबको पास मान लिया गया था। एक जिक्र बहुत शॉर्ट एक जिक्र कर दूं, संविधान के अंदर प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया गया है एक्सप्लिसिटली, वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन गवर्नर को एक्सप्लिसिटली डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। ये बहुत बड़ा अंतर है। 10 सेकंड में कुछ कह सकते हैं? राज्यपालों को भी सोचना होगा कि अगर संवैधानिक दायरे को सर्वोच्च न्यायालय सोच रहा है तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्या बननी चाहिए? ठीक है सर, आज समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे 1 बजे।